व्यूअर्स इंटरेस्ट के लिए एक स्ट्रैटेजी अगर आप बिल्ट अप कर पाएं और हमें समझा पाएं, बिकॉज इन दिनों हम देख रहे हैं लार्जर प्लेयर्स में मोमेंटम नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स, छोटे मझोले शेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। स्ट्रैटेजी किस तरह से घड़ी जाएगा? लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, किस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन लार्जर प्लेयर्स में और किस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन छोटे मझोले स्पेसेस में देना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए, जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड है या मल्टी कैप फंड है। लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन ये रही है कि निफ्टी जैसे जो इंडेक्स है वो कभी काफी, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया, काफी ग्लोबली लिंक्ड हो गया है। तो इनफैक्ट निफ्टी में हमने जो अर्निंग्स के जो कट देखे हैं पिछले एक महीने में, रिजल्ट्स सीजन में, वैसे कट हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं देखे। इवन द ब्रॉडर इंडाइसिस जो है, NSE 500 है, शायद BSE 200 है, जो ब्रॉडर इंडाइसिस है उसमें अर्निंग्स कट नहीं आए। तो वो क्लियरली दिखा रहा है कि जो ग्लोबली लिंक सेगमेंट्स हैं उसमें वीकनेस है, जो डोमेस्टिक सेगमेंट्स हैं उसमें अभी भी स्टॉक पिकिंग की काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं कहूंगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी स्टॉक पिकिंग की अपॉर्चुनिटीज काफी है। तो अगर आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना है तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में भी एक्स्ट्रा एलोकेशन दे सकते हैं। और अगर आपको ये कॉल फंड मैनेजर पे छोड़ देना है तो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिहिर, मेरा एक सवाल, क्योंकि आपने जिक्र किया कि न्यू एज टेक कंपनीज फिलहाल आपको पसंद आ रही हैं और देखिए सेकेंडरी मार्केट में तो एक्शन है ही मिहिर, पर प्राइमरी मार्केट में भी भरपूर एक्शन है, क्योंकि ये पूरा साल आईपीओ स्पेस के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है। साथ ही अब जो चर्चा हो रही है वो स्विगी के आईपीओ को लेकर हो रही है। मिहिर, मैं जानती हूँ कि आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर पाएंगे, पर इस पूरे सेक्टर पे आपका क्या व्यू है, एक बार वो अगर आप शेयर करें। और क्योंकि अब स्विगी के आईपीओ को लेकर एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी जोमैटो में किस तरीके के रिटर्न्स बने हैं उसको देख लिया है, तो ऐसे में एज एन इन्वेस्टर इस सेक्टर को कैसे देखें? और स्विगी पे अगर कोई आपकी स्पेसिफिक टिप्पणी हो और आप शेयर कर पाए तो प्लीज कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक तो सृष्टि मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा जैसे आपने कहा, लेकिन जो मैंने बात छेड़ी थी न्यू एज कंपनीज की, उसमें एक दो मैं कहूंगा कि जो आइडियाज हैं और द रीजंस व्हाई व्हाई वी आर सो बुलिश इज दैट ये जो कंपनीज है इनके बिजनेस मॉडल्स हैं वो कंप्लीटली न्यू है। और इसकी जो कंपटीशन है वो मेरे ख्याल से एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनीज के साथ तो है ही, लेकिन ये नए मार्केट्स ओपन अप कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब न्यू बिजनेस मॉडल्स आते हैं जहां पे नए मार्केट्स ओपन अप हो रहे हैं, तो उसमें जो ग्रोथ का जो रनवे होता है वो काफी लंबा होता है। और हमने देखा है कि काफी सारी ये जो कंपनीज है, चाहे वो B2B में हो या B2C में हो, कंज्यूमर लिंक सेगमेंट्स में हो या इवन फाइनेंशियल्स में भी हमने देखा है कि लिस्टेड कंपनीज हैं जो फाइनेंशियल्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में कर रही हैं। तो उनके ऑलरेडी जो कंपनीज है उनका जो क्लाइंट बेस है वो करोड़ों पे चला गया, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, इस तरह के नंबर ऑफ जो रजिस्टर्ड यूजर्स है वहां पे। और ये जो होता है एक नेटवर्क इफेक्ट बन जाता है, तो उसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज बहुत बड़ा होता है। तो और इसमें फिर जो अगर कोई बड़ा बिजनेस हाउस आके भी इसमें एंट्री लेना चाहता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो एक जो एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है उसमें हमने देखा है कि सेगमेंट बाय सेगमेंट एक या दो या मैक्सिमम 3 प्लेयर का ये जो गेम हो जाता है, और धीरे धीरे करके फिर ग्रोथ तो आती है लेकिन प्राइसिंग पावर भी आ जाता है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो रनवे है ये सब सेगमेंट में, चाहे वो B2C हो कंज्यूमर में या फाइनेंशियल्स में, ये ग्रोथ रेट की जो रनवे बहुत लंबी होती है। तो इसकी वजह से हम इसको एक टोटल पोटेंशियल मार्केट की पर्सपेक्टिव से देखते हैं, नियर टर्म अर्निंग्स के बेसिस पे हम नहीं देखते हैं, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए ही हम एंटर करते हैं और राइड करते हैं इसको।